नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं बीजापुर की तरफ, जहां सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि सुरक्षा बलों के ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इसके साथ ही थाना आवापल्ली क्षेत्र में आवापल्ली और मुरदंडा मार्ग पर डी माइनिंग ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ की 196वीं और 170वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने करीब 30 किलो का आईडी बरामद किया, जिसे माओवादियों ने बड़े वाहनों को निशाना बनाने के लिए सड़क के नीचे स्विच सिस्टम से लगाया था। वहीं गंगालूर थाना क्षेत्र के डोडी तुमनार में सीआरपीएफ 153वीं वाहिनी ने 5 किलो का प्रेशर आईडी डिटेक्ट कर मौके पर ही नष्ट किया। इसके अलावा कुटरू थाना क्षेत्र में कोबरा 210वीं वाहिनी ने माओवादियों द्वारा बनाए गए स्मारकों को ध्वस्त किया है। बता दें कि गंगालूर क्षेत्र में सीआरपीएफ 222वीं वाहिनी ने सर्चिंग के दौरान कई माओवादी स्मारक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जिसकी तस्वीरें और ये वीडियो भी आप देख पा रहे। सुरक्षा बलों की सतर्कता और सूझबूझ से नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में ट्रक से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत के मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के साथ ठेकेदार को भी आरोपी बनाया है, जहां पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि सेशन कोर्ट के सामने निर्माणाधीन भवन में बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में काम कराया जा रहा था। प्रतिबंधित समय में व्यस्त सड़क पर ट्रक खाली कराया जा रहा था और ठेकेदार के कहने पर ड्राइवर ट्रक बैक कर रहा था। तभी बाइक सवार तहसीलदार के बेटे की ट्रक से टकराकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले में आगे की जांच जारी है। तो ये खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आई है और सिविल लाइन पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि ठेकेदार और ट्रक ड्राइवर इसमें आरोपी पाए गए हैं, जिस वजह से बता दें कि एक बाइक के सवार की मौके पर ही मौत हो गई। गैर इरादतन हत्या का केस उन पर दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। वहीं गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में भरमार बंदूक से जंगली सुअर का शिकार करने वाले ओडिशा के 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सर्च वारंट के आधार पर विधिवत तलाशी के दौरान आरोपियों के घर और बाड़ी से एक भरमार बंदूक जब्त की गई है। यह कार्रवाई वन परिक्षेत्र रायघर और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के वन अमले की संयुक्त टीम ने की। वहीं आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही। तो खबर गरियाबंद से, जहां ओडिशा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। बता दें कि आरोपियों के पास से बंदूक भी जब्त की गई है। संयुक्त टीम की यह बड़ी कार्रवाई और पुलिस को पूरे मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं रुक करते हैं विदिशा की तरफ, जहां बारातियों से भरी टवेरा खाई में पलट गई और 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही 7 घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जंबार बाकरी के पास यह पूरा हादसा हुआ, जहां 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 7 लोग बता दें कि घायल हैं। फिलहाल उनका इलाज जारी है और रायसेन के गैरतगंज क्षेत्र से यह बारात आ रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। अस्पताल में यहाँ भेजा गया, जिसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि ये सभी लोग ऊसर बेटा जो गैरतगंज क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से ये बारात लेकर आए थे और गाड़ी तेज़ रफ्तार में होने से और नीचे एक्सीडेंट की घटना होने से मौके पे गाड़ी पलट गई, जिसमें गंभीर अवस्था में इन लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया था, जिसमें इलाज के दौरान मौके पे ही यहाँ पे बताया गया 3 लोगों की मृत्यु हो गई, शेष 7 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जो एक्सीडेंट हुआ है, गरियाबंद से जो बारात में आ रहे थे, उसमें से वो लोग गाड़ी का जो एक्सीडेंट उसमें 10 लोग घायल थे, जिसमें 3 की मृत्यु हो चुकी है और 7 घायल थे, जिसमें से 5 लोग यहाँ पे अभी जिला अस्पताल में भर्ती है, 2 लोगों को रेफर किया गया है।
वहीं छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 24 मासूम बच्चों की मौत के बाद जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसआईटी ने डॉक्टर प्रवीण सोनी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन वहीं दवा लिखने वाले 2 अन्य डॉक्टरों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि डॉक्टर अमन सिद्दीकी और एसएस ठाकुर खुलेआम क्लिनिक चला रहे हैं, जबकि उनके बच्चों की जान उसी कफ सिरप से गई थी। 4 महीने बीत जाने के बाद भी जांच अधूरी है और पुलिस सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कह रही है। अब 5 प्रभावित परिवारों ने यह चेतावनी दी है कि अगर 16 फरवरी तक कार्रवाई नहीं हुई तो 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सभी दोषियों पर बराबर कार्रवाई होगी या इंसाफ के लिए परिवारों को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। का कारण यह है कि सर हमारे बच्चे को अभी तक न्याय नहीं मिला है सर 4 महीने से हम लोग यही शब्द सुन रहे हैं सर। और अभी जो सोनी डॉक्टर अंदर हुए हैं सर, उन्होंने भी सर सेम अपराध जो इनने करे हैं, जो उन्होंने भी किए थे, उन्हें तो सर जल्दी उठा लिया गया था। इन्हें अभी बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा है सर। और इनको पता नहीं काय का संरक्षण मिला हुआ है सर कि क्या है कि इनको डॉक्टर को बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा है। और अभी भी बच्चों का मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम लोग को न्याय बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ना हमारे बच्चों को न्याय मिल रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शासन प्रशासन किस चीज़ की से छूट दिए जा रहा है। मेरे बेटे का इलाज अमन सिद्दीकी के यहाँ हुआ था, वहीं की पर्ची भी है। मैंने मतलब पुलिस दिया हूँ उसके खिलाफ, अमन सिद्दीकी के खिलाफ। लेकिन अधिवक्ता ने जमानत के लिए मेरा नाम सोनी डॉक्टर और ज्योति सोनी क्या इलाज चला वो लिखवा लिए और साइन करवा लिए। हमारा मानना ये है कि अपराध 1 हो या 2 हो या 10 हो, अपराधी तो अपराधी होता है। डॉक्टर सोनी अंदर हुआ है, उसके बाद ये भी अंदर होना था, ठाकुर डॉक्टर, इनको भी अंदर नहीं करा गया है। हमारी मांग यही है कि डॉक्टर ठाकुर अंदर हो जाए। हमको प्रशासन शासन से यही मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर ठाकुर अंदर हो जाए, इसीलिए हम धरने पे बैठना चाह रहे हैं। पुलिस ने बुलाया था, पूरा सब जानकारी हमसे ली और कलम बंद किए उन्होंने। ये तो हमें नहीं मालूम, उनका अपने जो जांच वो करने वाले हैं, जो उन्होंने पूछा वो उसका हमने जवाब दिया। अब देखिए, अब इतने बच्चे आते हैं, हम नहीं कह सकते और जो आए होंगे उसके हिसाब से वो बोल रहे होंगे, तो उसके लिए तो हम जिम्मेवार है ही नहीं। जो कंपनी बनाती है दवा, ये उसके लिए जवाबदार है। उक्त प्रकरण में किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। इसमें चिकित्सकीय समिति से ओपिनियन लिया गया और ओपिनियन के आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को जिसमें संलिप्तता पाई जाएगी उन सब के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में आरोपी गिरफ्तारी के 90 दिवस के अंदर चालान प्रस्तुत करना होता है, तो समयावधि में चालान प्रस्तुत किया गया है। कुछ जो चूँकि प्रकरण जो है दवा एवं टेक्निकल चीज़ें थी, जिनकी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही जो है संपूर्ण विवेचना की जा सकती थी, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री चालान जो है, जो ओपिनियन आएंगे उनके आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजधानी भोपाल के निशादपुरा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पानी की टंकी के अंदर एक बक्से में महिला का शव मिला। मामला कमला नगर इलाके के एक खाली प्लॉट का बताया जा रहा है, जहां बने पानी के टैंक से करीब 30 से 32 साल की अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। आसपास रहने वाले लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी मनोज पटवा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और रहवासियों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक महिला के हाथ में टैटू के आधार पर उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि महिला का शव पानी की टंकी तक कैसे पहुंचा और उसके पीछे आखिरकार कौन है। इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सूचना मिली है कमल नगर 6 ग्राम में एक काफी बड़ा खाली प्लॉट है, उसमें पानी का टैंक है, वहां पर एक अज्ञात शव है। हमने आकर देखा है तो एक महिला का शव है, जिसके बारे में भी तस्दीक की जा रही है कि कौन हो सकती है। चलिए राजधानी रायपुर की तरफ रुक करते हैं, जहां से बड़ी खबर है। देखिए, बीजेपी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। असम और बंगाल चुनाव में छत्तीसगढ़ नेताओं की भूमिका रहेगी और छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता चुनावी मोर्चा संभालेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साहब को असम की 9 सीटों का जिम्मा मिला है। इसके साथ ही ओपी चौधरी और विजय बघेल को 10-10 सीटों की कमान
सौंप दी गई है। संगठन महामंत्री पवन साय को बंगाल की 56 सीटों की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही विधायक राजेश मूणत को भी बंगाल में जिम्मेदारी सौंपी गई है और वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा को भी अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो देखिए, बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी गई है बीजेपी नेताओं को, क्योंकि आने वाले समय में असम और बंगाल में चुनाव हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी नेताओं को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। असम और बंगाल चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं की अहम भूमिका यहां पर रहने वाली है और छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता चुनावी मोर्चा संभालते नजर आएंगे। तो देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव को असम की 9 सीटों का जिम्मा सौंपा गया। इसके साथ ही ओपी चौधरी और विजय बघेल को 10-10 सीटों की कमान सौंप दी गई है। इसके साथ ही संगठन महामंत्री पवन साय को बंगाल की 56 सीटों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और अब देखिए, वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा को भी अहम जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। आने वाले समय में असम और बंगाल में चुनाव हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ नेताओं की भूमिका अहम रहने वाली है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करिश्मा सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गई। करिश्मा, देखिए, आने वाले समय में चुनाव हैं और यहां पर देखा जा रहा है कि तमाम बड़े नेताओं को, मंत्रियों को यहां पर कमान सौंप दी गई है और अब वो कैसे जिम्मेदारी निभाते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। जी बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के ऐसे दिग्गज नेता जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया, पटखनी दी, ऐसे नेताओं को देखिए जो है अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देती हुई नजर आ रही है। विभिन्न प्रदेशों के चुनाव में जिस तरीके से बिहार चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के नेताओं की जो ड्यूटी लगाई गई थी, उसी संदर्भ में अब देखिए आसाम और पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए भी जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उनकी ड्यूटी जो है अब वो लगाई जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है और जिम्मेदारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फोकस थी और कांग्रेस जो है देखिए बड़ी जीत कांग्रेस ने जो है 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के बाद जो है देखिए चुनाव में जो है जीत हासिल की थी। तो ऐसे में 5 साल से जमी कांग्रेस को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से पटखनी दी थी और जो नेता है जिनका इम्पैक्ट ज्यादा चुनाव में नजर आया, ऐसे नेताओं को जो है भारतीय जनता पार्टी ने असम और पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी है, जिन्हें यहाँ पर देखिए कि 9 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री ओपी चौधरी है। ओपी चौधरी भी चुनाव के समय देखिए युवाओं को साधने के लिए जो है उनका नाम काफी आगे चल रहा था। युवाओं से संवाद के साथ साथ युवाओं के मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो है चुनाव में कदम रखा था, जिसकी वजह से बड़ी जीत जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को युवा वर्ग की तरफ से कहीं ना कहीं ओपी चौधरी का इम्पैक्ट नजर आया था, जिसकी वजह से ओपी चौधरी को भी देखिए यहाँ पर 10 विधानसभा का जिम्मा मिला है। वहीं दूसरी ओर दुर्ग सांसद विजय बघेल, देखिए विजय बघेल वो चेहरा जो कि भूपेश बघेल के कंपैरेटिवली बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है चुनाव में उतरे थे। तो ऐसे में विजय बघेल की अगर बात की जाए तो विजय बघेल को लेकर के भी देखिए यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई। उनको भी जो है असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव में 10 विधानसभा का जो है जिम्मा यहाँ पर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री है पवन साय, जो कि इंटरनली काफी एक्टिव है और हर बैठक में नजर आते हैं और कहीं ना कहीं जो उनका मार्गदर्शन है वो यहाँ पर जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मिलता नजर आता है। तो पवन साय को यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बिल्कुल जो है 56 विधानसभा का यहाँ पर जो है देखिए जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस जिस तरीके यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, अब आने वाले समय में इनका नेतृत्व और आने वाले चुनाव में किस तरीके इनका प्रदर्शन होगा, यह बहुत अहम होने वाला है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए गरियाबंद की तरफ रुख करते हैं, जहां 100 पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है। बता दें कि कार्य प्रगति नहीं लाने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। कार्य में प्रगति नहीं लाने पर यह कार्रवाई हुई है और मैनपुर के 57 देवभोग के 43 सचिवों का वेतन रोका गया है। तो 100 पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है। कार्य में प्रगति नहीं लाने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। बता दें कि मैनपुर के 57 देवभोग के 43 सचिवों का वेतन रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं में सुस्ती दिखने पर यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही निरीक्षण और समीक्षा के बाद फैसला लिया गया। बता दें कि कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रशासन यहाँ पर सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। सख्त कदम उन्होंने उठाया है और जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर ने यह कदम उठाया है और 100 पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है।
देखिए, कार्य प्रगति नहीं लाने पर यह सख्त कार्रवाई देखने मिली है और मैनपुर के 57 देवभोग के 43 सचिवों का वेतन रोक दिया गया। आपको बता दें कि पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं में सुस्ती दिखने पर यह निर्णय लिया गया है। चलिए दमोह की तरफ रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नोहटा जाएंगे। आपको बता दें कि नोहलेश्वर महोत्सव किसान सम्मेलन में सीएम शामिल होंगे। इसके साथ ही नोहटा में स्थित नोहलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रहा है। यह मंदिर कलचुरी कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। मंदिर की शिल्पकला, अलंकृत स्तंभ और विशाल गर्भगृह के साथ ही कलात्मक नक्काशी आज भी दर्शकों को उस युग की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराती है। तो ये बड़ी खबर दमोह से, जहां नौलेश्वर महोत्सव और किसान सम्मेलन में सीएम शामिल होते नजर आएंगे। दोपहर 12:35 पर भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे और 1:15 पर जबलपुर से दमोह के नोहटा विधानसभा क्षेत्र के देवरी हेलीपैड पहुंचेंगे और नोहलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली, जहां पर आज सीएम नजर आएंगे। वहीं छतरपुर के बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह का आयोजन है। बता दें कि संतों और 8 देशों के राजदूत की उपस्थिति इसमें रहेगी। तो बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह का यह आयोजन बेहद ही भव्य तरीके से होने वाला है। संतों और 8 देशों के राजदूतों की उपस्थिति यहां पर रहेगी। भव्य व्यवस्थाएं, उपहार, एफडी दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज अपने छतरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान ग्राम गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम में आयोजित कन्या विवाह महोत्सव में शिरकत करेंगे और शामिल होंगे। चलिए अब रायपुर की तरफ करते हैं। बता दें कि आज से मैनपाट महोत्सव की शुरुआत होने वाली है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। रोपाखार जलाशय के समीप आज से 15 फरवरी तक इस महोत्सव को आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय यह महोत्सव बेहद खास होने वाला है। इसका शुभारंभ सीएम करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की शिमला और छोटा तिब्बत के नाम से मैनपाट प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी और बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की भी शानदार प्रस्तुति होगी। वो भी रंग जमाते यहाँ नजर आएंगे। एडवेंचर, स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से छत्तीसगढ़ का शिमला गुलजार नजर आएगा। तो ये महोत्सव बेहद ही भव्य तरीके से आयोजित होने वाला है। वहीं खबर कोंडागांव से है, जहां ग्राम कोकोड़ी में बड़ा हंगामा हुआ। आपको बता दें कि मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण प्लॉट में ग्रामीण घुसे और आक्रोशित भीड़ ने प्लॉट परिसर में तोड़फोड़ की। तो ये बड़े हंगामे की खबर सामने आ रही है। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण प्लॉट में ग्रामीण घुसे और आक्रोशित भीड़ ने प्लॉट परिसर में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही कार और ट्रैक्टर समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बता दें कि एसपी और एसडीएम ने घटनास्थल का जायजा लिया और सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुकोड़ी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना के कारणों की फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो ये कोंडागांव से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आक्रोशित भीड़ ने प्लॉट परिसर में तोड़फोड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही जो कई कार और वाहन हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। बता दें कि ग्राम कोकोड़ी में यह बड़ा हंगामा देखने मिला है, तोड़फोड़ की गई है। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण प्लॉट में ग्रामीण घुसे और आक्रोशित भीड़ ने प्लॉट परिसर में तोड़फोड़ की, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं जगदलपुर में भूमकाल दिवस की रैली के दौरान नक्सली कमांडर मडवी हिडमा को लेकर विवादित गाना बजने के बाद सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। अब सर्व आदिवासी समाज ने पूरे मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि रैली में किसी भी माओवादी नेता का महिमा मंडन करने की ना तो मंशा थी और ना ही कोई पूर्व नियोजित प्रयास। संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर के अनुसार कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक आदिवासी गीत इंटरनेट के माध्यम से चलाए जा रहे थे। उसी क्रम में यह गाना अनजाने में बज गया, जिसे लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं।
के दिन जो डीजे बजा था, डीजे में एक विवादास्पद गाना बजा था, उसी पर है। और उस गाना को हम लोगों ने कोई सजेस्ट नहीं किया था और ना ही हमारे बच्चे नहीं किए थे। और वो गाना फ्लो में बजा है। शोक व्यक्त करते हैं कि हमारे जो रैली में इतना अच्छा कार्यक्रम होने के बाद एक विवादास्पद गाना आने से क्या है, हमारे लिए भी हम माइनस पे चले जाते हैं। तो इसी के लिए क्या है कि हम प्रेस के माध्यम से बताएं, उस गाना का हम खंडन करते हैं। वो गाना गलती से बज गया है और उसके लिए क्योंकि हम भी सरकार के साथ हैं। वहीं बिलासपुर में नगर निगम द्वारा मुंगेली नाका स्थित पेट्रोल पंप में न्यूट्रल टेस्ट के नाम पर पेट्रोल और डीजल की अफरा तफरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि राज्य संपरीक्षा विभाग के पत्र के अनुसार करीब 33 लाख के पेट्रोल डीजल में अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच में सामने आया कि न्यूट्रल टेस्ट के नाम पर प्रतिदिन लगभग 15 लीटर पेट्रोल डीजल निकाला गया, लेकिन उसका ना तो कोई रिकॉर्ड रखा गया है और ना ही बिक्री में दर्ज किया। यह गड़बड़ी 2022-23, 23-24 और 24-25 के दौरान बताई जा रही है। आपको बता दें कि मामले में नगर निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने जांच के आदेश दे दिए हैं और रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। ऑडिट हुआ था हमारा, तो ऑडिट के द्वारा आदेशन लगाया गया है कि जो टेस्टिंग के लिए डीजल पेट्रोल का उपयोग करते हैं वहाँ पे उसमें किसी प्रकार की प्रविष्टि नहीं की गई है, जिसके कारण कुछ वित्तीय अनियमितता उसमें संभावित दर्शाया गया है। हम उस संभावित जो कारण है उसके लिए जांच कमेटी बनाए हैं। जैसे जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उस विधिवत कार्रवाई हम करेंगे। जांच कमेटी में हम 3-4 पर्सन रखेंगे। यहाँ से हमारे एडिशनल कमिश्नर अध्यक्षता कमेटी बनाई गई है और 3 से 4 लोग उसमें काम करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर डिपेंड करता है कि कमेटी क्या उसमें बातें है रिपोर्ट में, उसके आधार पर आगे करेंगे। और वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने नामीबिया को 93 रनों से हरा दिया है। बता दें कि यह भारत की T20 वर्ल्ड कप इतिहास की रनों के लिहाज से उसकी सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। इसके साथ ही नामीबिया 116 पर ऑल आउट हुई। आपको बता दें कि भारत की T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 10वीं जीत यहां पर दर्ज की गई है और जो मैच था वो बेहद ही शानदार था। यह मैच शुरुआत से ही टक्कर का नहीं था और भारत ने एक तरफा अंदाज में इस मैच को जीत लिया। हार्दिक और अक्षर को 2-2 विकेट मिले। इसके साथ ही दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। आप देखते रहिए BS टीवी। नमस्कार।